एनसीईआरटी के क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में मुगल एम्परर बाबर को जालिम और बेरहम बादशाह बताया गया है। बाबर के बारे में कहा गया है कि उसने कई शहरों में सभी लोगों का कत्ल कर दिया था। इस बुक को लेकर आने वाले दिनों में मुल्क में बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं गंगा जमनी तहजीब के लिए जाने जाने वाले मुगल बादशाह अकबर को थोड़ा सहिष्णु, थोड़ा जालिम दोनों ही दिखाया गया। बुक में यह भी लिख दिया गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा। ये बुक मुगल सल्तनत के बारे में है और उस दौरान मजहबी माहौल कैसा था इसे लेकर इसमें कई बातें बताई गई हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि इन बातों को बुक में नोट ऑन सम डार्कर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री के जरिए समझाया गया। हालांकि इसमें ये नोट भी लिखा गया है कि बीते वक्त की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार ठहराया नहीं जाना चाहिए। सोशल साइंस की 8 की बुक का पार्ट 1 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड को इस हफ्ते रिलीज किया गया। पहले से क्लास 7 में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब मुगलों और मराठाओं से जुड़ी बातें केवल क्लास 8 में पढ़ाई जाएंगी। भारत के इतिहास की 13वीं और 17वीं सदी के बीच के वाकयात को रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप चैप्टर में बताया गया है। इसमें दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल एम्पायर और सिखों की तरफ से इसकी मुखालफत और इसके साथ ही सिखों को मुल्क में आना कैसे हुआ इस बारे में भी बताया गया। बुक बताती है कि उस दौरान गांव और शहर में किस तरह के हालात थे और मुगलों की सेना ने गांव और शहरों में लूट मार मचाई थी और मंदिरों को भी तोड़ा था। इस सिलेबस को अब एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में शामिल किया गया है, जिसमें बाबर की छवि को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया। एनसीईआरटी के इस फैसले के बाद सियासत पर तेज हो गई है। बीजेपी और ऑपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी का भी क्या मतलब होगा। ये नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिलेबस बनाने के बाद एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये सिलेबस के पूरे तोड़ मरोड़ करके जिस तरह हमारे इतिहास को हाईजैक करने की प्रयास कर रहे हैं, एक संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है, ये बहुत ही गलत है। तो इसलिए हम समझते कि एनसीईआरटी की जो पूरा इस समय एजेंडा है, ये एकेडमिक से कम और एक विशेष एजेंडा को लेकर कम्युनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए सबके सब सफल क्यों हो गए। भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है, जाति व्यवस्था की वजह से। तो जाति व्यवस्था से ज़्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी हो, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी विवाह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी जाति के नाम पर हुआ है, उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा, और मुगल क्या करेंगे, आज भी चल रहा है। तो ये लोग सह गए लोग। और दूसरी बात है, बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया भाई? बौद्धों को हत्या किसने किया? ऊपर 84,000 जो बौद्ध विहार अशोक के समय थे, किसने नष्ट किया? उस समय तो यहाँ पर मुगल तो थे नहीं, मुसलमान तो थे नहीं। और सिर कौन से काटे? बौद्धों का सर काटने वाला कौन था भाई? तो सवाल इस बात का है कि जो चीज़ आज कम्युनलाइज किया जा रहा है, और अगर पढ़ाना ही है तो ये पढ़ाया जाए कि भारत में आक्रांताओं को सफल क्यों हुई। क्लाइव केवल 700-800 ब्रिटिश सोल्जर लेके आया था, 2000 यहाँ के लोगों से लिया था और भारत के ऊपर राज कर गया। क्योंकि आपने जातियों में बांट दिया था। तेली का काम तेल निकालना, लोहार का काम लोहे का काम करना, और धोबी का काम कपड़ा धोने का काम करना। एक ही जाति को आपने कह दिया कि तुम देश की रक्षा करो, और बाकी के ऊपर आप उत्पीड़न कर रहे थे। तो जो बाहर के आक्रांता आते थे, बाकी जातियां उनको स्वागत करती थी। तो आज मुगल आए
या बाबर आए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं पढ़ाया जाओगे तो चीन नहीं हो सकते, अमेरिका नहीं हो सकते। आज भी जाति का जहर इतना अधिक है। पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, सब ठीक ठाक। तो इस मौजू पर सियासी डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है और इसी के लिए जो सवाल उठ रहे हैं, हमने इस खास प्रोग्राम को भी रखा है ताकि इन सवालों के जवाब हम तलाश कर सकें। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा, हिस्टोरियन, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही है। खैर मकदम करते हैं आपका। शान खान, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से, और महेश वर्मा जी, लीडर बीजेपी, भी हमारे साथ शामिल हो गए। आप लोगों का भी खैर मकदम करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बयानात जो हैं वो हम लगातार सुन रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रुचिका जी, मैं आपका ही यहाँ रुख करना चाहूंगी। सवाल यही है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स असल में क्या हैं, और आज के दौर में जिस तरीके से अब इल्जामात लग रहे हैं, क्या पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस इसके अंदर नजर आते हैं? जी, ये जो एनसीईआरटी के नए चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो फैक्चुअली थोड़ी इनमें काफ़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो जिजिया को लेकर, जहाँ पर ये बोलते हैं कि अकबर ने जिजिया तब हटाया जब वो अपनी काफ़ी अहद बिता चुके थे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 1556 में हुमायूं की मौत हो गई थी। उसके बाद 1556 से 1560 में बैराम खान की रीजेंसी थी। 1560 से अकबर की अहद शुरू होती है और अराउंड 1562 1563 में जिजिया वो हटा देते हैं। तो जो उनका सबसे पहला वन ऑफ हिज फर्स्ट डिसीजंस था वो यही था कि हम जिजिया को हटाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था। लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल ऑपोजिट बता रही है। वो किस सोर्स के आधार पर बता रही है कि अकबर ने बहुत बाद में जिजिया हटाया है, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये आइडिया कि जिजिया इसीलिए लाया गया था ताकि ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो सकें, ताकि उनको जिजिया ना देना पड़े, ये बिल्कुल गलत है। ये किस किताब में इस्लामिक वर्ल्ड की आज तक लिखा है? किसी लीगल ट्रिटाइस में मैंने नहीं देखा। मेडिवल इंडियन की किसी किताब में, फारसी किताब में मैंने नहीं देखा कि ये बात कही गई हो कि जिजिया इसलिए लाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होने की कोशिश करें। दूसरा मेरी प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब आप कहते हैं कि बड़े क्रूर शासक थे, तो कौन से शासक क्रूर नहीं थे? आप यही क्यों कहते हैं कि भाई बाबर क्रूर है? मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि चोला रूलर्स का एक बहुत ही महान चोला शासक थे राजेंद्र चोला। उनकी दो इंस्क्रिप्शन है। एक 1042 एडी की इंस्क्रिप्शन है जहां पर ये कहा गया है कि उन्होंने कोड़पक्काई नाम के शहर को पूरा तहस नहस कर दिया, उसको पूरा जला दिया, क्योंकि वो उनके जो एनिमी स्टेट थे, उनके जो दुश्मन स्टेट थे, चालुक्य स्टेट में वो शहर था। तो उन्होंने चालुक्य पर अटैक किया और पूरी की पूरी सिविलियन पॉपुलेशन जो है कोड़ीपक्काई की जला दी। फिर उसके बाद करंडाई प्रशस्ति, बड़ी फेमस प्रशस्ति है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मान्यखेता जो चालुक्य की कैपिटल थी, जब उसको अटैक किया गया राजेंद्र चोला द्वारा, तो वो पूरी की पूरी सिटी को जला दिया। उसमें कितनी औरतें, कितने बच्चे फौत हुए। तो ये सब एनसीईआरटी की जो क्लास 7 की किताब है, जहां वो चोलास की बात करते हैं, उसमें तो ये सब नहीं लिखा गया है। चोलास को तो उन्होंने ब्रूटल रूलर, क्रूर शासक नहीं बताया गया है। तो आप सिर्फ ये बाबर को ही ब्रूटल शासक क्यों बताते हैं? अकबर की 45 साल की अहद में एक इंसिडेंट को लेकर आप अकबर को एक ब्रूटल रूलर बता रहे हैं, लेकिन राजेंद्र चोला की कितनी ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जहां वो अपने आप को महान बताते हैं क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को ऐसे मार दिया, तो उसको आप क्रूर नहीं बताते हैं। और दूसरा, जब आप मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, तो यही सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है जहां मंदिर तोड़ने की बात हुई है, जहां पे एनसीईआरटी क्लियरली ये बताना चाहती है कि मंदिर सिर्फ मुगल तोड़ा करते थे, सिर्फ सुल्तान तोड़ा करते थे। लेकिन मंदिर तो सुल्तानों से पहले भी बहुत बारी टूटे हैं। आप मीरा कुला को ले लीजिए, जिन्होंने कितने बौद्ध विहारों को तोड़ा है, जो हुन रूलर थे। फिर आप शेमगुप्त को ले लीजिए, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा विहार, बौद्ध विहार, जयेंद्र विहार जलाया। कश्मीर के राजा हर्ष रहे काल्हान की राजतरंगिनी में, जिन्होंने कश्मीर के सारे मंदिरों को जला दिया, सिर्फ 2 मंदिरों को इंटैक्ट छोड़ा। तो ये सब के बारे में आप नहीं बताते हैं कि मंदिर टूटना, एक मंदिर को दूसरा मंदिर बना देना, बौद्ध विहार तोड़ना, ये तो बहुत समय से पहले से चला आ रहा है। ये तो एक रीत थी इंडियन हिस्ट्री की। पर आप ये सिर्फ सुल्तानों और मुगल के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये आइडिया
देना चाहते हैं कि सिर्फ ये लोग ऐसा ठीक है, इस करते हैं। नैरेटिव के बारे में ही बात करते हैं। महेश वर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, पढ़ना ही क्यों है? अगर इतना एतराज है तो एक ऑप्शन ये भी है कि इन चैप्टर्स को डिलीट करने को लेकर जो गौर खौस किया जा रहा था उस पर अमल किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर इस तरह की तारीख में तब्दीली होती रहेगी तो फिर वो बच्चे हैं, वो 7th 8th क्लास में थॉट प्रोसेस जो है अपना बिल्ड कर रहे होते हैं, और इसी वजह से सवाल किए जा रहे हैं कि अगर इस तरह का सबक वो वहां पर सीखेंगे तो फिर मुस्तकबिल में क्या असर पड़ेगा, मुल्क के मफाद पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन सब चीजों का वास्ता तब क्यों नहीं दिया जाता है? जिन बातों को आप, जिन सवालों को आप खड़ा कर रही हैं, या जिन लोगों को लग रहा है कि बाबर जैसे कुर्द शासक को लेकर इस प्रकार की चीजें नहीं लिखनी चाहिए, वो लोग उस समय उनके मुंह पे मौन क्यों पसरा होता है जब हमारे 10वें गुरु को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है? शिवाजी को जिस तरह से चित्रित किया जाता है इसी एनसीईआरटी के बुक्स में, भगत सिंह को आतंकवादी बता दिया जाता है। आखिर में बाबरनामा में बाबर स्वयं से अपनी क्रूरता के बारे में जिक्र करता है, और उसके बारे में अगर लिखा जाता हो प्रामाणिक रूप से तो उसमें भी अब एतराज। इब्राहिम लोदी को उसने किस तरह से उसकी सेना को और किस तरह से उसने क्रूर तरीके से उसका दमन किया, क्या इतिहास के पन्नों में ये कहीं दर्ज नहीं है? क्या मतलब उसको मिटाया जा सकता है क्या उसकी क्रूरता को? तो सवाल यह है कि इस प्रकार के दरिंदगी और इस तरह की क्रूरता को अगर कहीं बच्चों को कहीं सामने रख के कि भाई इस तरह के भी हमारे देश में इंट्रूडर्स रहे, आक्रमणकारी रहे, जिन्होंने तलवार के ऊपर, जिनको तलवार के नोक पर उन लोगों ने क्या किया इस देश में? सबसे ज्यादा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बख्तियारपुर स्टेशन है पटना से आगे, आपको मालूम है, आप पूछिए इन लोगों, ये जो इतिहासकार बनते हैं, जो सेकुलर बनते हैं, जो कहते हैं हम इस देश में किस तरह से भय से हमने अपना धर्म परिवर्तन किया, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किए होते, मुसलमान नहीं बने होते तो ये गर्दन उड़ा देते थे। वो बख्तियार खान जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता रहा, उसने वहां खोपड़ियों का पहाड़ दर्ज करा दिया, उसके नाम से आज भी स्टेशन है। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं जो हमारे देश में, जो कभी अब आप कहिएगा कि भाई अंग्रेजों ने जो क्रूरता करी, अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया शहीद आजम भगत सिंह को, या चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दिया, या जितने भी हमारे अमर शहीद थे, खुदीराम बोस, तमाम ऐसे लोगों को जिस प्रकार से जो एक ज्यादती हुई भारतीयों के साथ, उसके बारे में जलियांवाला कांड पढ़ाना ही नहीं चाहिए। हम उनको क्यों, मतलब हमें तो, अगर हम सेकुलर एक राज्य के रूप में या देश के रूप में अपने आप को कहीं स्थापित करना चाहते हैं तो इन सब चीजों के बारे में भी मत बताइए ना, सिर्फ यही बताइए कि भगत सिंह और शिवाजी और सेकुलर सोच रखना या फिर सेकुलर पार्ट पढ़ाना, क्या अब उसे कबूल नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो तब्दीलियां की जा रही है, कबूलता की बात नहीं है। आपने कहा कि जो सेकुलर सोच रखते हैं उन्हें ये बता दिया जाए। हाँ, वो ये क्या सेकुलर सोच, हिंदुस्तान सेकुलर सोच का ही मुल्क है महेश वर्मा जी, अब तक तो सेकुलर सोच का ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकुलर सोच नहीं हो सकता है कि इंट्रूडर को, एक आक्रमणकारी को, उसका महिमा मंडन करो, उसके बारे में सोचो, उसके लिए हाय तौबा मचाओ, उसके लिए छाती पीटो। ये सेकुलरिज्म नहीं है इस देश का। ठीक है, आप इस बात को कह रहे हैं, उस तरफ भी हम तवज्जो देना चाहेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जो 7th 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी कितनी समझ होती है, जो तारीख हम उनको सर्व कर रहे हैं या जो एनसीईआरटी की किताबों में ये तब्दीलियां की जा रही हैं, तो उससे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस बात के बारे में सोचा जा रहा है या महज सियासी नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की तब्दीलियां मुल्क के अंदर, वो भी सिलेबस के अंदर इस वक्त की जा रही है? बिल्कुल गलत बात है। आपकी बात भी सुनते हैं, शान खान का रिएक्शन भी इस पर लेना चाहेंगे। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। जी, और बाबरनामा पढ़िए ना, बाबरनामा में उसने किस जी सर, जी बिल्कुल, मैं लेके गया, ठीक है, उस बारे में भी मैं बात करूंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें से भी सवाल करूंगी। शान साहब का रिएक्शन भी ले लेते हैं। शान साहब, देखिए इरम जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, और आधा सत्य जो होता है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो भाजपा की आदत पड़ गई है कि एक ही पहलू दिखाना और आधा सत्य बोलकर देश में नफरत फैलाना और नफरत परोसना। भाजपा मुगलों को क्रूर बताती है, जबकि इतिहास ये कहता है कि मुगलों ने कुछ अच्छे भी काम किए थे।
मुगलों के दरबार में बड़ी संख्या में हिंदुओं को नौकरियां मिली थी। मुगलों के समय बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भूमि मिली। मुगलों के समय बहुत सारे हिंदू मंदिर की पुजारियों को वजीफे मिले। ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज है, किंतु भाजपा केवल आधा सत्य बताकर लोगों को भ्रमित करती है और नफरत परोसने का काम करती है। चलिए मान लेते हैं भाजपा के दृष्टिकोण से मुगल बिल्कुल क्रूर थे और मुगल खलनायक थे। तो यदि मुगल खलनायक थे तो मुगलों के दरबार में नौकरी करने वाले और उनका साथ देने वाले राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, जसवंत सिंह, अनूप सिंह, ऐसे अनेकों नाम मैं गिना सकता हूं जिन्होंने मुगलों के साथ गठबंधन करके रोटी बेटी का व्यवहार करके उनके साथ सत्ता और शासन का सुख प्राप्त किया। किंतु भाजपा उन्हें खलनायक नहीं बताएगी, भाजपा उनके वंशजों को पद देगी। भाजपा आपको शिवाजी की बात करेगी, किंतु भाजपा साहू जी की बात नहीं करेगी। भाजपा साहू जी को नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि साहू जी इनके मनुवाद के खिलाफ थे। साहू जी ने इतिहास में सबसे पहले कथित पिछड़ी और शूद्र जातियों को अपने दरबार में, अपने शासनकाल में नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था और वो मनुवादी अत्याचार के खिलाफ थे। भाजपा ये नहीं बताएगी कैसे त्रावणकोर में हिंदू धर्म की ही कथित शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। यदि वो स्तन ढकेंगी तो उन्हें उसका कर चुकाना पड़ेगा। भाजपा सुनिए एरम जी, एरम जी, भाजपा जी इस मौजू पर, क्योंकि इस मौजू पर सिलेक्टिव बोलिए जल्दी मेरी बात जी। भाजपा यदि पुस्तकों के पन्नों में परिवर्तन करती है तो निश्चित रूप से करे, किंतु भाजपा उसमें यह भी लिखे कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने इनके पुरखे पूर्वजों ने, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के तनाजात से बचना जाना चाहिए। अगर इस तरह के मुद्दे गड़े हुए हैं तो उन गड़े मुद्दों को उखाड़कर मुल्क के मुस्तकबिल के सामने रखना कैसा है, इस पर आपके पास लौटूंगी रुचिका जी। क्योंकि एक दूसरे पर हमने सुना कि सिलेक्टिव साइलेंस का जो है इल्जाम लगाया गया कि तुमने हिस्ट्री को अपनी तरीके से सामने रखा, तुमने हिस्ट्री को अपनी तरीके से सामने रखा। लेकिन जो जायज सवाल इस वक्त है, शायद उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैं एक दो चीज़ों का जवाब देना चाहूंगी जो अभी इस डिबेट में बोला गया है। सबसे पहले तो नालंदा बख्तियार खिलजी ने जलाया, इसके पास हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कोई प्राइमरी सोर्स ही नहीं बोलती है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया। ये भारत का सबसे बड़ा झूठ है, जो झूठ की तरह ही अभी तक चला जा रहा है और झूठ की तरह ही किताबों में पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये झूठ हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी सोर्स नहीं मिली है जो ये बोलती हो कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप नालंदा की एक्सकवेशन रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि 1003 AD में 1003 AD में नालंदा जली थी, बख्तियार खिलजी के आने से बहुत पहले, और तब उसको रिपेयर भी कराया गया था। फिर 7वीं शताब्दी में भी उस पर अटैक हुआ था। चंद्रकीर्ति नाम के राजा हैं, उन्होंने उसको रिपेयर करवाया था। फिर उसके बाद ये बोला गया है एक्सकवेशन में कि कितनी एक्सीडेंटल फायर्स नालंदा में लगती रहती थी, क्योंकि अधिकतर जो उनकी कुकिंग होती थी चूल्हे पे होती थी, इनसाइड होती थी। तो एक्सीडेंटल फायर्स के बड़े सारे निशान मिले हैं हमें एक्सकवेशन में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, इसका कौन सा प्रमाण है, कहाँ है, आज तक किसी ने नहीं देखा। सबने बस जस्ट बिकॉज वहां बख्तियारपुर लिखा हुआ है और वो किसी और चीज के लिए लिखा हो, उसका एक अपना अलग इतिहास है। आई थिंक वो भी पढ़ा देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप ये ना पढ़ाएं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बख्तियार खिलजी ने जलाई थी, क्योंकि ये सरासर गलत है। और यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुगल्स के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मुगल्स के बारे में झूठ मत पढ़ाइए, आप मुगल्स की हिस्ट्री इनकम्प्लीट मत पढ़ाइए। अगर आप कहते हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़े तो बिल्कुल तोड़े। आप ये भी बताइए कि मुगलों के अलावा और भी कितने हिंदू राजा थे जिन्होंने मंदिर तोड़े। आप ये क्यों बात छुपाते रहते हैं? आपका नैरेटिव बड़ा कन्वीनियंट नैरेटिव है, आप सिर्फ मुगलों को ही बताना चाहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े। आप ये नहीं बताना चाहते कि राजा हर्ष ने भी कितने सारे मंदिर तोड़े कश्मीर के। तो ठीक है, महेश वर्मा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि बख्तियार खान जो है या बख्तियार खिलजी है, जो कोई भी है, वो हमारे देश में कोई महात्मा गांधी नहीं था, वो हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो एक हत्यारा था। उस हत्यारे को लेकर या वो प्रमाण मिले ना मिले, लेकिन उसका महिमा मंडन हम करें, इससे बड़ी जो है जिस सवाल को आपने किया, उन्होंने तारीख की रोशनी में उसका जवाब दिया कि मैं तारीख की रोशनी में ही बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो इस बात का है ना
कि उसने नरसंहार किया वहां पे, वो क्या बात करेंगी? उनके कह देने मात्र से मैं उनसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लूंगा, ये देश कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेगा। एक बात। दूसरी बात कि मैंने बाबरनामा की बात कही जी। और तीसरी बात कि मंदिरों को तोड़ने का काम जो है अगर मुगलों ने किया है तो इस्लामिक कारणों से किया है, लोगों को कन्वर्जन कराने के लिए किया है। यही तारीख में मौजूद है कि उनके दरबार में हर मजहब के लोग रहते थे जी। हर मजहब के लोग, जो जिस मजहब को जो अब तक बाबर की जो छवि थी वो कुछ और थी। जो नहीं, जो लाखों लाख महिलाओं के साथ उन्होंने जो गलत काम किए देश में, क्या उनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये देश जो है, हम उसी रंग के रंगे हुए लोग हैं जहां पे हमें दो तरह से बांट दिया गया, एक हिंदू में एक मुसलमान में, लेकिन हम फिर भी उस चीज को यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है उसकी सारी सोच एक दूसरे से मिलती है जी। बाबर को हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी था, वो हमारे लिए कोई आदर्श था, उससे हमें कहीं प्रेरित होना चाहिए, उससे कोई प्रेरणा लेना चाहिए। बाबर एक इंट्रूडर था, वो आया हमारे देश में, उसने आक्रमण किया और लाखों लाखों लोग को उसने कन्वर्ट किया और उसने पता नहीं कितने मंदिर। अब अगर उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, मुगल कालीन इतिहास को पढ़ा रहे हैं, तो बाबर ने क्या किया और उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आधा इतिहास पढ़ा रहे हैं, ऐतराज उस पर कर रहे हैं वो कि आधा इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? आधा इतिहास जो है, जिनको देखिए वही है ना, हर एक का चश्मा अलग अलग है। हमारे पास तो कोई ऐसा, हम एनसीईआरटी में ये चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना। और जैसे मैंने आपसे शुरुआती संबोधन में क्या बोला कि जब गोविंद सिंह जी को आतंकवादी कहा जाता है तब मौन पसर जाता है, तब इनको कुछ नहीं दिखाई देता है, तब ये अंधे बहरे गूंगे की तरह बात करते हैं कि नहीं जी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। यही एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता रहा। क्या गोविंद सिंह जी आतंकवादी थे? आसाम में जाके उन्होंने आतंक का काम किया। इसी प्रकार शिवाजी के बारे में जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट किया गया, इसी प्रकार से आप देखिए कि भगत सिंह जी के बारे में कहा गया। तो क्या इस तरह से आपको सैकड़ों प्रमाण मिलेंगे कि इस देश में एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिसमें हम बच्चों को, हम और आप जो पढ़ के निकले हैं वो यही पढ़ के निकले हैं, हमें यही बताया और जताया गया। लेकिन आज अगर उसमें सुधार की जरूरत है और सुधार किया जा रहा है, ठीक है, असल मानी में वो सुधार साबित होना चाहिए तो किसी को एतराज नहीं होगा। वक्त का मैं शान साहब से भी जवाब ले लेते हैं, आपने अपनी बात रखी। शान साहब ने कुछ कोई कहे, अभी तो मनमोहन सिंह जी गए, प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लंदन में गए और उन्होंने मालूम है क्या कहा अंग्रेजों के लिए कि अगर आप नहीं होते तो हम इंडियन जो है सभ्य नहीं होते। सिविलाइजेशन भी अंग्रेजों से हमें मिली, तो हमें तो अंग्रेजों के बारे में भी, जलियांवाला कांड के बारे में भी नहीं बात करनी चाहिए। जवाब दे दीजिए। कमाल के लोग हैं। देखिए इरम जी, यदि भाजपा सरकार विद्यालय की पुस्तकों में कोई परिवर्तन कर रही है, निश्चित रूप से करे और विद्यालय की पुस्तकों में यह भी डाले कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदू महासभा, आरएसएस और इनके पुरखे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का विरोध करने का काम किया था, कैसे इनके पुरखे पूर्वजों ने अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी करने का काम किया था, कैसे सावरकर ने 7 बार अंग्रेजों से क्षमा मांगी थी। हम तो यही चाहते हैं कि जो हल हो मुद्दा, हम मुद्दे को हल करने के लिए, हम मुद्दे को हल करने के लिए डिबेट लेकर आए हैं। तारीख में और जो है हम तारीख इस तरह की ना पेश की जाए, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरह की पेश ना की जाए जिससे मुस्तकबिल पर असर पड़े। अगर हम वार पलटवार और इल्जाम तराशी का जो ये सिलसिला पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आयत करती हैं, अगर ये छोटे बच्चों की टेक्स्ट बुक का भी हिस्सा बन जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं फिक्र बढ़ेगी। सर एरम जी, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, मैं इसमें कोई आधा सत्य नहीं बोल रहा हूं। ये सारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हिंदू महासभा, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने का काम किया था, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की थी, जासूसी की थी और सावरकर ने 7 बार माफीनामा लिखा, क्षमा याचना लिखी और सावरकर ने कैसे 60 रुपया पेंशन उठाई। ठीक है शान साहब, क्योंकि पॉलिटिकल बयानबाजी जो आपकी है वो तो इसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन कम से कम छोटे बच्चों को, जो स्कूली तलबा हैं, उन्हें इस तरह की पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, इस तरह का नैरेटिव कम से कम सिलेबस में, टेक्स्ट बुक्स में ना परोसा जाए, यही कोशिश की जानी चाहिए। सही तो यही नजर आता है, अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।